तो गाइस फाइनली हमारा जो कोर्स है वो अब एंड होने ही वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे और ये जो लेटेस्ट फीचर आपको कैसे कम कोड लिखने में हेल्प करेगा वो सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको एक बैकएंड सर्वर क्रिएट करके सिखाऊंगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से आप लोग बैकएंड सर्वर बना सकते हो, ठीक है। और बेसिकली आपको जो भी पाथ चुनना हो जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद, अगर आप लोग एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आप रिएक्ट सीखो, नेक्स्ट.जेएस सीखो, या फिर अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो आप तो टीआरपीसी का स्टैक सीखो, या फिर आप एक्सप्रेस.जेएस सीख सकते हो, फास्टिफाई सीख सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स है जो कि आप लोग ट्राई करके बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो लेटेस्ट फीचर है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर्स होते क्या है और वो करते क्या है। तो बेसिकली आपका जो स्प्रेड ऑपरेटर्स होता है वो आपका दो ऑब्जेक्ट या एरे को आप लोग कंबाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको क्लोनिंग करना है तो वो कर सकते हो। तो कैसे होता है चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से शो करता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे 1 और एरे 1 के अंदर मैं यहाँ पे कुछ नंबर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। 4 तक हो गया और उसके बाद एक एरे 2 बनता है यहाँ पे, और एरे 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टोर करता हूँ 10, 9, 6 ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों एरे को कंबाइन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पहले तो न्यू एरे बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाइंड एरे, ठीक है। तो इसको कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल एक एरे बनाएंगे एम्प्टी। तो अभी क्या होगा, ये जो एम्प्टी एरे है इसके अंदर है, तो हम लोग को क्या करना है, तो बेसिकली इसको इसमें डालना है और इसको भी इसमें डालना है। तो उसको करने का सही तरीका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिंपल यूज़ करेंगे ट्रिपल डॉट का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और एरे 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और 2, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो एरे का जितना प्रॉपर्टीज़ है ये इस एरे में आ जाएगा, उसके बाद ये एरे का जो प्रॉपर्टी इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल लॉक करता हूँ। तो पहले तो इसको लॉक कर लेते हैं यहाँ पे कंबाइंड एरे, ठीक है। और यहाँ पे कोड को रन करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारा जो भी था 0 1 2 4 10 9 6 ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, इसको मैं आगे कर देता हूँ और इसे यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप देखना क्या होता है। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया। पहले वाले में देखो आगे से था, अब ये 10 पहले आ गया, इसमें क्या था 10 पीछे था। तो इसका ऑर्डर जैसा रहेगा वैसा ही यहाँ पे क्लोनिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। तो अगर आपको सिंपल सा क्लोन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं एक ऑब्जेक्ट से आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट में सिंपल नेम स्टोर कर देते हैं अंशु राज, और इसका रोल ऐड कर देते हैं रोल नंबर 55, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ है ना उसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं क्लोन्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर वैसे ही डॉट 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 यूज़ करेंगे और सिंपल जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारा जो भी प्रॉपर्टी स्टूडेंट का था इस क्लोन ऑब्जेक्ट को अब मिल चुका है। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ यानी कंसोल लॉक करूँ सिंपल यहाँ पे क्लोन्ड ऑब्जेक्ट को, तो आप देखना सारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रन करते हैं और देखो यहाँ पे आ गया अंशु और रोल नंबर 55। तो ये जो क्लोन ऑब्जेक्ट है इसको मैंने कंसोल लॉक किया था और इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। अब समझते हैं कि ये डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है, तो उस ऑब्जेक्ट और एरे में से मुझे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं उसे निकालना है, ठीक है।
तो उसको हम लोग पहले तो डॉट ऑपरेटर से यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो उसको ही ईजी करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग का यहाँ पे यूज़ केस आया। तो हम लोग पहले डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि डिस्ट्रक्चरिंग कैसे हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है फिलहाल के लिए इसे ही कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कंसोल लॉग करना है फर्स्ट नेम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। तो ये जो तरीका है वो आपका एक ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें आप लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे कंसोल लॉग करते हो। लेकिन इसी की जगह आपको डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करना पड़ता। तो आप कैसे करते, सिंपल यहाँ पे जाते और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खोलते, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन को लिख देते। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है पूरा ये ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे कॉपी हो गया इसके अंदर। तो हम लोग सिंपल अब क्या कर सकते हैं, एक एक वैल्यू चाहे तो इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट नेम लिखूँ तो देखिए फर्स्ट नेम आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिंपल जो रिजल्ट आना था वही आएगा। तो मैं यहाँ पे कोड को रन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू निकाल लिया ऐसे। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग अगर ऐसे ही वैल्यू निकाल सकते हैं तो न्यू तरीका का क्या यूज़ केस है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपको लास्ट नेम भी चाहिए, एज भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे कर दोगे लास्ट नेम एज। लेकिन डॉट ऑपरेटर में देखो ये कितना लंबा कोड हो जाएगा, देखना। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सन डॉट एज पर्सन डॉट लास्ट नेम। देखो यहाँ पे देखिए कितना छोटा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बार बार अगर इसी चीज़ को आप लोग रिपीट करोगे तो आपका कोड काफ़ी अजीब सा दिखेगा और मेंटेन करने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एरे के अंदर भी डिस्ट्रक्चरिंग सेम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक एरे 1 लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल 1 2 3 कॉमा देके ऐड करना है, 1 2 3 ऐड कर देंगे। और इसके बाद सिंपल इसको डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्ट्रक्चर करना था ऑब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देना था, और यहाँ पे अगर एरेस को करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपल एरे 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे मुझे चाहिए 1 का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ए, ठीक है। तो ए क्या है, आपका फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसमें ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ बी, तो 2 वैल्यू आ जाएगा और सी में 3 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये डिनोट कर रहा है, ये आपका ये डिनोट कर रहा है, और ये आपका ये डिनोट कर रहा है। तो हम लोग तीनों को कंसोल लॉक कर लेते हैं और ए कॉमा बी कॉमा सी कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग एरे को कर सकते हैं डिस्ट्रक्चर। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, और इसमें ऐड है रोहन, ठीक है। और मान लीजिए पुराना एग्जाम्पल ही लेके मैं आता हूँ यहाँ पे, और इसको अनकमेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करूँ और यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट नेम नहीं, पर्सन लिखना है, पर्सन, और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम को डिस्ट्रक्चर करूँ, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि ये पहले से डिफाइंड है और दोबारा आप एक ही वेरिएबल नाम ले रहे हो। तो यहाँ पे हमें इसको रीनेम करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वेरिएबल मौजूद है और हम लोग ये वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसे रीनेम करके लिख देते हैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, ऐसा कुछ रख देते हैं। तो अब क्या मिल जाएगा, ये जो वेरिएबल अंदर से आ रहा था ये वाला, इसको ये नाम मिल चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर कंसोल लॉक करें, पहले तो फर्स्ट नेम को करते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट
फर्स्ट नेम। तो ये जो फर्स्ट नेम है ये वाला है, और ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम है ये वाला है। ठीक है, तो सिंपल मैं कोड को रन करता हूँ एक बार। तो देखो रोहन आ रहा है और जॉन आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ अंशु, और तो देखना चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया अंशु। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग या फिर एरे डिस्ट्रक्चरिंग वर्क करता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ जो कि आप लोग फंक्शन में यूज़ करने वाले हो। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल एक मैं फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे पैरामीटर्स पास करेंगे ल्यू कॉमा वैल्यू 2 वैल्यू 3। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सिंपल रिटर्न कर देते हैं वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये तीनों नंबर जो भी होगा उसको सम करके दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखे console.log, और यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स में यहाँ पे वैल्यू 1 होगा, एरर दे रहा है, और नंबर्स में डाल देंगे 1, 2, 3। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल रन करने का कोड। तो यहाँ पे 6 आ गया टोटल सम होके। ठीक है, अब आपको बोला जाता है कि आप एक एरे लो और उसका सम निकालो। ठीक है, तो मैं एक एरे ऑफ नंबर्स बना लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपल 2, 4, 6, 8, 9 करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, और इस वैल्यू को हम लोग पास करेंगे नीचे। ठीक है, console.log सम नंबर्स, और इस बार मुझे ये एरे पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या पास करें, एरे। तो एरे फर्स्ट पैरामीटर में क्या चला जाएगा, वैल्यू 1, तो इससे हमें एरर मिलेगा, देखना। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ कोड को, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल ये रिटर्न हो गया, उसके बाद ये दोनों अनडिफाइंड आ गया। तो मुझे क्या चाहिए कि इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट 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 कर दूँ, तो आप देखना क्या होता है। तो यहाँ पे 12 रिटर्न हो गया। तो 12 कैसे हुआ, तो पहले के जो 3 वैल्यूज़ हैं वो क्या कर लिया, इसमें असाइन हो गया वैल्यू 1 वैल्यू 3 में। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सम ऑफ नंबर था इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉट डॉट वैल्यूज़ का। ठीक है, और इससे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको कॉल करते हैं नीचे में, लिखते हैं console.log सम ऑफ नंबर्स, और सम ऑफ नंबर्स के अंदर सिंपल मैं पास करूँगा 1, 4, 6। ठीक है, और देखिए अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता वैल्यूज़ को, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर करते हैं, तो जितने भी पैरामीटर्स थे वो आपका क्या हो गया, एरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इस पे इटरेट करके सारा यहाँ पे जोड़ना है, सम करना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिड्यूस का कर सकते हैं, और रिड्यूस में आपका प्रीवियस वैल्यू होता है प्रीव वैल्यू, उसके बाद होता है करेंट वैल्यू, और सिंपल हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इनिशियल वैल्यू हम लोग दे देते हैं 0, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रीव वैल्यू प्लस करेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये रिटर्न करना होगा। तो आप देखना सबका सम यहाँ पे आ जाएगा। तो
प्रीवियस वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो ये गलती से लगता है बाहर आ गया, इसको अंदर कर देते हैं, अब सही काम करेगा। एक बार मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ और फिर से रख, तो देखिए सबका सम आ गया। तो अगर मैं एरे का यहाँ पे मतलब जो भी ये पैरामीटर्स बढ़ाता जाऊँ तो सबका सम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्प्रेड ऑपरेटर्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो होप से आपको ये 2 एग्जाम्पल पसंद आए होंगे। गाइस, अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये ऑप्शनल चेनिंग का जो फीचर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका सेफ्टी बढ़ाने का और आपका एप्लीकेशन को कम से कम क्रैश कराने का। ठीक है, तो बेसिकली इसे इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 2020 में। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, इस एग्जाम्पल को देखो, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कंट्री एक्सेस करते हो तो एड्रेस के अंदर अभी देखो यहाँ पे कोई भी कंट्री की नहीं है, और अगर आप इसे यहाँ पे एक्सेस करते हो तब क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एरर आएगा कि कैन नॉट ट्रीट प्रॉपर्टी कंट्री ऑफ अनडिफाइंड। तो इससे बचने के लिए हम लोग ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे इस जगह पे, तो आपका यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा और यहाँ पे आपका जो एरर है वो थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो पहले इसको कैसे हैंडल किया जाता था वो हम लोग समझ लेते। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल पर्सन वापस से, और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले के समय में इसको कैसे हैंडल किया जाता था, तो पहले हम लोग चेक करते थे इफ़ पर्सन डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न जो भी करना चाहते हैं, कंसोल लॉग करना चाहते हैं, तो फिर एल्स में आप कर जाता था रिटर्न अनडिफाइंड, कुछ ऐसा पहले हुआ करता था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे चेक लगाना है कि अगर मान लो स्टेट का फील्ड नहीं है, तो अगर इसे नहीं मिलता है तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसा पहले कुछ किया जाता था। लेकिन न्यूअर सिंटैक्स में यही सेम चीज़ को करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, कंसोल करना है, मान लो कंसोल लॉग, और आप सेम यहाँ से कोड उठाओगे और यहाँ पे डालोगे। तो यहाँ पे जस्ट आप एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे आपका अनडिफाइंड रिटर्न होगा। ठीक है, तो देखो पहले कितना कोड लिखना पड़ता था, लेकिन ये ऑप्शनल चेनिंग के वजह से आप लोग डायरेक्टली अनडिफाइंड रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शनल चेनिंग वर्क करता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि नलिस कॉलेजिंग ऑपरेटर्स होते क्या है। तो बेसिकली अगर आपका कोई वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे देखो माई वेरिएबल करके एक वैल्यू है जिसमें नल या फिर कुछ वैल्यूज़ नहीं होगा, तो उस केस में आप चाहते हो कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग डबल क्वेश्चन मार्क का यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो पिछले एग्जाम्पल से ही उठा लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, कॉपी करते हैं, पूरा आ गया इधर, और इसमें आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे पिछले एग्जाम्पल में, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यही कर रहे थे ना, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसको मैं कंसोल लॉग के अंदर डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा था, एक एरर आ रहा था। तो कोड को रन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें डालना है कि अगर इस पर्सन ऑब्जेक्ट में जो स्टेट अगर डिफाइन नहीं है तो उस केस में मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल क्वेश्चन मार्क लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अपने स्टेट का नाम झारखंड। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं डालना चाहता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, झारखंड आ गया। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आप देखना वापस से अनडिफाइंड। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐड करनी है तो इस केस में आप लोग वो कर सकते हैं। उसके बाद एक नलिस कॉलिशन आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो क्या करता है, तो एक साथ आप असाइन भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ एड्रेस, और एड्रेस के अंदर मान लीजिए पहले से नल सेट है, नल, तो इसको लेट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें असाइन करना है वैल्यूज़। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस डॉट, और डायरेक्ट करते हैं एड्रेस, और यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं सेट करूँ झारखंड,
तो ये सेट हो जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एड्रेस, चलिए इसको लॉग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए झारखंड आ गया। तो आप बोलोगे कि क्या इसे डायरेक्ट यहाँ पे सेट नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये मान लो ये जो एड्रेस है आपका सर्वर से आ रहा है, तो सर्वर से कुछ भी आ सकता है, नल भी आ सकता है या फिर कुछ एड्रेस भी आ सकता है। तो मान लीजिए सर्वर से यहाँ पे रिस्पॉन्स आया बिहार, तो यहाँ पे बिहार आ जाएगा, देखना देखिए बिहार आ गया, लेकिन सर्वर में कुछ एरर आ गया। तो उस केस में मान लीजिए यहाँ पे सेट हो गया नल, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट फॉलबैक वैल्यू था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वॉइड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वॉइड क्या करता है, तो ये काफ़ी बेसिक सा है इसका फंडा। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाऊंगा सम, और इसके अंदर a कॉमा b आएगा, और सिंपल यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आपका a प्लस b, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा रिज़ल्ट में, और रिज़ल्ट के अंदर सम को कॉल कर लेंगे a कॉमा b, ठीक है। a कॉमा b नहीं, यहाँ वैल्यूज़ पास करनी होगी 4, 7 और 4 पास करेंगे। और यहाँ पे मैं कंसोल क्लियर करके यहाँ पे लिख देता हूँ नोड void डॉट js। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आया, तो कंसोल लॉग कर लेते रिज़ल्ट को, लॉग रिज़ल्ट, ठीक है। क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे 11 आ गया। तो अगर मैं जस्ट इसके आगे void लगा दूँ, ठीक है, तो आप देखना रिटर्न में कुछ भी नहीं आएगा, देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। तो जैसे ही आप किसी फंक्शन के आगे void लगाते हो, तो इसके अंदर से भी जो भी रिटर्न वैल्यूज़ थी ना, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाहर निकल के नहीं आ पाता, सिंपल आप समझो इसे लॉक कर देता है। तो इसके अंदर से जो भी रिटर्न वैल्यू इसमें असाइन होने वाली थी ना, वो नहीं होगा, सिंपल ये क्या करेगा, लॉक कर देगा, और इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो होप से आपको void का यूज़ केस समझ में आ गया होगा। गाइज अब हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फंक्शन देखेंगे जिसका नाम होता है जनरेटर फंक्शन। ये क्या करता है, तो बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो कि आपको एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आपको ये डेटा का स्ट्रीम देगा। तो मान लीजिए पहला आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको दूसरा डेटा देगा, उसके बाद तीसरा डेटा देगा, तो ऐसा सीक्वेंस में ये देता जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन और ये जनरेटर फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो आपका रन होता है और आपको एक सिंगल वैल्यू को स्पिट आउट करता है, यानी बाहर निकालता है। उसके बाद जो जनरेटर फंक्शन होते हैं वो आपका क्या होता है कि उसे आप लोग बीच में पॉज कर सकते हो या फिर उससे मल्टीपल वैल्यूज़ निकलवा सकते हो, और इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारा यहाँ पे वैल्यूज़ मिलता है। तो यहाँ पे एक क्लियर सा एग्जांपल दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को ये जनरेटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, आपका 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे कॉल करते हैं इटरेटर डॉट नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वैल्यू आएगा, फिर हम लोग दोबारा से यहाँ पे कॉल करेंगे तो सेकंड वैल्यूज़ आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो थर्ड वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। तो इसको चलिए रेप्लिकेट करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जनरेटर फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है फंक्शन और स्टार लिखेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक वर्क नाम से एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। वर्क नाम से बना लिया, और तो इसके अंदर आप लोग रिटर्न कैसे करते हैं वैल्यूज़, तो सिंपल यहाँ पे आपको यील्ड का सहारा लेना पड़ता है। तो यील्ड में मैं पहला काम चाहूँगा कि ये रनिंग का काम हो, ठीक है, रनिंग। फिर दूसरा काम मुझे क्या चाहिए, दूसरा होगा बाथिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्लीपिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 काम है। तो ये 3 काम को मुझे अब कंसोल लॉग कराना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जनरेटर फंक्शन, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे वर्क, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे इसको कॉल किया तो ये कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर नॉर्मल फंक्शन में होता तो ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके वैल्यूज़ आ जाते, लेकिन इसमें अभी वैल्यूज़ नहीं आएगी। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था, डायरेक्टली ये कॉल करके इसमें वैल्यूज़ डाल देता था ना, रिटर्न कर देता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जनरेटर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जनरेटर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जनरेटर ऑब्जेक्ट में से मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू।
तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो डॉट नेक्स्ट को जैसे ही कॉल करेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट यील्ड का वैल्यू है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया और उसके बाद डन फॉल्स हो गया। तो डन फॉल्स का मतलब है क्या कि इसमें अभी ऑल यील्ड बाकी है। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ बाकी है इसलिए अभी डन फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रनिंग आ गया, बाथिंग आ गया, स्लीपिंग आ गया और अभी भी यहाँ पे डन फॉल्स ही है। लेकिन एक बार और लास्ट टाइम मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे डन जो होगा वो आपका हो जाएगा ट्रू और वैल्यू हमें अनडिफाइंड होगी, यानी इसमें अब कोई भी और काम नहीं बचा है। ठीक है, ये इसका लास्ट काम था और इसका काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जनरेटर फंक्शन काम करता है और जनरेटर फंक्शन के अंदर अगर आप एक इन्फिनाइट लूप भी लगा दोगे ना तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे वो वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन जनरेट आईडी। ठीक है, सिंपल ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट आईडी और आईडी के अंदर सिंपल मैं 0 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक इन्फिनाइट लूप क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन में ऐसा करते तो आपको प्रोग्राम पक्का क्रैश होता है, लेकिन जनरेटर में ऐसा नहीं है। सिंपल में लोग यहाँ पे यील्ड करेंगे और यील्ड के अंदर सिंपल आईडी को रिटर्न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आईडी प्लस प्लस कर देंगे ताकि मुझे न्यू आईडी यहाँ पे मिले। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी जनरेटर नाम से कर दूँ, आईडी जनरेटर और इसके अंदर जनरेट आईडी को कर दूँ, मतलब ये वाला जो जनरेटर फंक्शन का इसमें आ जाए आपका इंस्टेंस। उसके बाद हम लोग कॉल कर सकते हैं console.log id जनरेटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो पहला बार में वैल्यू 0 आया, उसके बाद मैं 3 बार करता हूँ, उसके बाद आप देखना तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे इन्फिनाइट लूप से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा, रिटर्न और के नीचे में भी कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम लोग रिटर्न कॉल करेंगे जो इन्फिनाइट लूप है उसको ये कट कर देगा और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो आगे नेक्स्ट कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिटर्न काम करता है। तो होप से आपको जो जनरेटर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं जो टॉपिक समझाऊंगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि नोड पैकेज मैनेजर को कैसे यूज़ करते हैं, पैकेजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है। तो इसको शॉर्ट में आप लोग npm बोल सकते हैं और इसके ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को मैनेज कर सकते हो और काफ़ी सारे काम भी कर सकते हो। तो इसकी मदद से आपका एक पैकेजेशन फाइल जनरेट होता है यहाँ पे, जिसमें आपका ऐप का वर्जन नेम होता है, नाम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा पैकेज जनरेट करेंगे। तो अगर आपने Node.js सही से इंस्टॉल किया होगा ना सिस्टम में तो आपको npm आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है इसलिए यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस मॉड्यूल फोल्डर में आऊँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और cd करते हैं और मॉड्यूल करते हैं। तो मॉड्यूल फोल्डर के अंदर मैं आ गया। इसके बाद मैं कमांड लिखता हूँ यहाँ पे npm init। ठीक है, तो init का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या करेगा, आपका एक पैकेजेशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि पैकेज का नाम क्या है, तो आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डू सम कोडिंग जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और इसका वर्जन 1 है, डिस्क्रिप्शन फॉर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंट्री पॉइंट index.js फाइल ही होगा। उसके बाद आगे करते चलेंगे, बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आपका एक पैकेजेशन फाइल जनरेट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पैकेजेशन फाइल और यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं, आपका ऐप की जितनी डिटेल्स जो भी हम लोग ने यहाँ पे फिल किया वो यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा पैकेजेशन फाइल हो गया।
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बनाता हूँ, index.js, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक मॉड्यूल्स बना के दिखाऊंगा। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है कि अपने कोड को आप लोग स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सम, और सम के अंदर दो वैल्यूज लेंगे a, b, ठीक है, और सिंपल रिटर्न कर देंगे a प्लस b, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे console.log sum 1,4, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको ऑर्डिनरी लग रहा होगा, सेम पहले जैसे हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि हम लोग इस फाइल मतलब इस कोड को दूसरे फाइल में शिफ्ट करेंगे और इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपल इस मॉड्यूल फोल्डर में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रखते हैं math.js, ठीक है। और ये जो है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा इसे, देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे रन करूँगा node index.js, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक एरर मिल रहा है, बोल रहा है कि सम इज नॉट डिफाइंड। ये तो सही है भाई, सम तो इस फोल्डर में है, मतलब इस फाइल में है ही नहीं, तो यही बोलेगा ना नॉट डिफाइंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे फाइल से। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंपोर्ट सम फ्रॉम ./math, ठीक है। और चलिए अब फिर से ट्राई करते हैं। क्लियर किया मैंने, तो अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है और बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले कि आप लोग यहाँ पे टाइप मॉड्यूल सेट करो पैकेजेशन में, तब आप लोग ये यूज़ कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे न्यूअर इंपोर्ट सिंटैक्स का यूज़ कर रहे हैं ना, इस वजह से बोल रहा है। तो सिंपल पैकेजेशन में आएंगे और यहाँ पे टाइप में सेट करूँगा मॉड्यूल, ठीक है। तो पहले कॉमन जेएस यूज़ होता था ज़्यादातर पुराने वाले ऐप्स में, तो हम लोग न्यू सीख रहे थे भाई, मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल से जैसे मैंने किया, तो अब क्या ये चलेगा, चलिए ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि ये मॉड्यूल फाइंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो ऐसा किस लिए है, तो अगर मैं चलूँ math.js में, तो ये जो मतलब फंक्शन है इसको हम लोग को बाहर का एक्सेस देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट। तो अब क्या हो रहा है कि ये फंक्शन बाहर भी जा सकता है। पहले ये मैं एक्सपोर्ट नहीं लगाया था तो ये बाहर एक्सेस नहीं हो पा रहा था, यानी दूसरे फाइल में इसको एक्सेस नहीं हो पा रहा था। अब मैं जैसे ही एक्सपोर्ट लगाऊंगा, ये हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और सिंपल इसे रन करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे एरर मिल रहा है, तो यहाँ पे शायद maths.js होगा, तो अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, देखिए 5 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या, मैं आपको रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिंटैक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन वेरिएबल को एक फाइल से दूसरे फाइल में एक्सेस करके एक छोटे छोटे चंक्स में रख सकते हैं, जैसे मॉड्यूल्स बना सकते हैं। और मॉड्यूल्स बना के फ़ायदा ये होता है कि आप कोड को मेंटेन करके रख सकते हो। मान लीजिए आप एक ही फाइल में सारा पूरा कोड 10,000 लाइन का लिखोगे, तो उसको रीड करना और उसको मेंटेन करना काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोड को स्प्लिट कर दोगे, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स फाइल्स में रखोगे, तो आपको उसे मेंटेन करना, डिबग करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस वजह से हम लोग मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक मैंने सम का फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं यूज़ करना चाहता था मेन फाइल में, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करने से पहले आपको किसी फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया और इसे एक्सपोर्ट कर दिया और इसे एक्सेस करके यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स काम करता है। तो होप से आपको मॉड्यूल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक बैकएंड क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से बैकएंड बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सप्रेस.js का। तो मैं सबसे पहले गूगल करता हूँ एक्सप्रेस.js, ठीक है, एक्सप्रेस.js। तो इसका यहाँ पे डॉक्स आ जाएगा, ठीक है।
तो एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैकेज सेटअप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी तुरंत आपको मॉड्यूल सेटअप करके दिखाया था ना, वैसा ही हम लोग को फिर से सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर ही बना लेता हूँ बॉटम में। ठीक है, यहाँ पे बन गया और इसका नाम रखेंगे बैकएंड। ठीक है, और बैकएंड फोल्डर को मैं सीडी करके इसके अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, आ गया उसके अंदर और क्लियर करके सिंपल लिखेंगे npm init और यहाँ पे प्रोजेक्ट में बैकएंड ही नाम रहेगा। वर्जन आगे बढ़ा देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो यहाँ पे पैकेज जेसन आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एक्सप्रेस। ठीक है, और इस एक्सप्रेस की मदद से हम लोग बैकएंड सर्वर बनाएंगे। तो हम लोग को एक कमांड रन करना होगा npm install express। ठीक है, तो ये कमांड मैं जैसे रन करूंगा तो आप देखना एक पैकेज इंस्टॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल होगा, अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा npm install express, तो यहाँ पे आप देखना पैकेज इंस्टॉल होगा। देखिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसी नाम का एक मतलब की बन गया जेसन का, और उसमें यहाँ पे एक्सप्रेस का वर्जन शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गिट में देखो कितने सारे फाइल्स आ गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं जो कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगा ना तो गिट में मेरे इतने सारे फाइल्स चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इग्नोर फाइल ऐड करूँगा, गिट इग्नोर। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब मेरे जो नोड मॉड्यूल्स के फाइल्स थे वो अब गिटहब पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पैकेजेस इंस्टॉल करोगे ना, उसका जो साइज है वो 1 से 2 GB का हो जाता है। तो जब भी अगर आप गिट कमिट करोगे और गलती से भी आपने नोड मॉड्यूल्स को अपने मतलब गिट पे भेज दिया ना, तो पूरा क्रैश कर जाए, इतना हैंग करेगा, नेट स्लो हो जाएगा, कुछ भी ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा ना आपका। तो आप इसको मत ही करना। ठीक है, तो इसको जरूर से गिट इग्नोर में ऐड कर देना, जो कि अभी मैंने किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस तो इंस्टॉल कर चुके हैं, तो सिंपल हमें क्या करना है, एक सर्वर बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे index.js। ठीक है, और ये जो मेन फाइल है सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है जो सेम होना चाहिए। तो अब आ जाएंगे index.js में, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब आप बोलोगे ये जो कोड है वो कहाँ से आ रहा है, ये जो एक्सप्रेस जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फंक्शन वो कहाँ से आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर से। तो यहाँ पे आप जाओ 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 और यहीं कहीं पे आपको एक्सप्रेस मिलेगा। तो एक्सप्रेस ई से शुरू होता है ना, ABCDE। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि भाई एक्सप्रेस तो इंस्टॉल हुआ, ये फिर बाकी सारे फोल्डर्स क्यों दिख रहे हैं। तो जो एक्सप्रेस है ना वो और भी दूसरे पैकेजेस पे डिपेंडेंट है। तो इस वजह से क्या होगा कि दूसरे पैकेजेस को भी उसने इंस्टॉल कर लिया। तो जो पैकेजेस के एक्सप्रेस को ज़रूरत थी वो उसने इंस्टॉल कर लिया, इसलिए दूसरे फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये सिंटेक्स लिखा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो यहाँ पे इसके इंडेक्स फाइल से ये एक्सप्रेस यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस का यहाँ पे सर्वर बना सकते हैं। तो सिंपल पहले हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप और यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस और सिंपल इसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप का इंस्टेंस आ गया। उसके बाद इसे हमें एक पोर्ट नंबर असाइन करना होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऐप लिसन और यहाँ पे हम लोग को एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग कंसोल लॉग कर सकते हैं कुछ भी। लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 9000। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे पोर्ट असाइन कर देंगे। तो पोर्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है, तो यहाँ पे 9000 असाइन। ठीक है, तो हमारा जो सर्वर है इस पोर्ट पे हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल चलिए अब हम लोग सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा। हमें पैकेजेशन में आना होगा और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर एक कमांड लिखना होगा। लिखेंगे स्टार्ट और यहाँ पे लिखेंगे नोड index.js।
ठीक है, और ये स्टार्ट करना होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं नो क्लियर npm run start। तो npm run start जैसे मैं करूँगा तो ये वाला जो कमांड है जो कि मैंने लिखा है node index.js, ये वाला रन हो जाएगा। ठीक है, रन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इंपोर्ट सिंटेक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल वाला सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हम लोग को टाइप यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे न्यूअर सिंटेक्स को यूज़ कर पाएंगे। तो क्लियर करते हैं, फिर से स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 9000। तो चलिए हम लोग सर्वर को अब एक्सेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 9000। यहाँ पे हमारा सर्वर एरर फेंक रहा है, बोल रहा है कैन नॉट गेट, यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ डेटा भेजूँगा मेन राउट पे। ठीक है, तो मेन राउट पे अभी कोई भी डेटा नहीं है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऑफ app.get। ठीक है, और स्लैश मतलब होता है आपका मेन राउट, ये आपका मेन राउट है। तो इसके ऊपर मैं सिंपल एक फंक्शन लूँगा कॉलबैक, और इसके अंदर रिक्वेस्ट मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे response.json, और यहाँ पे मैसेज में लिखेंगे माई फर्स्ट बैकएंड कोड। ठीक है, तो अब देखना क्या होता है। अगर मैं फिर से विजिट करूँगा तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से सर्वर को स्टॉप करूँगा और इसे फिर से रन करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं और इसे रिलोड करते हैं। तो हमारा जो मैसेज है यहाँ पे आ रहा है माय फर्स्ट बैकएंड कोड। ठीक है, तो सर्वर से हमें क्या मिल रहा है, ये जेसन, मतलब ये जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग जो भी चेंजेस करें तो हमें सर्वर को यहाँ पे स्टॉप ना करना पड़े बार बार मुझे चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है nodemon। तो यहाँ पे लिखेंगे npm i nodemon। ठीक है, तो ये पैकेज अब इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग डिपेंडेंसी में आके देखेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैं कमांड बनाऊँगा डेब का। ठीक है, जो कि होगा nodemon index.js। तो इसको अब मैं जैसे रन करूँगा, लिखूँगा npm run dev। ठीक है, तो ये करूँगा तो अब हमारा सर्वर वॉच मोड में है। तो मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा तो इसका चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा मीन टाइम में। पहले क्या हो रहा था कि मुझे सर्वर को क्लोज करना पड़ रहा था, फिर दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ा था अपने चेंजेस को देखने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा प्लस nodemon, ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे में सर्वर रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे न्यू चेंजेस मिल गए। ठीक है, तो ये नोड मॉडल्स का यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कोड को जल्दी से जल्दी लिखना चाहते हो। तो गाइस इसी तरह से हम लोग एक्सप्रेस का सर्वर बनाते हैं और सर्वर के ज़रिए हम लोग बैकएंड का कोड लिखते हैं। तो बैकएंड में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपको डेटाबेस कैसे वर्क करता है, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन होता है, कैसे आप लोग राउटिंग मैनेज करते हो, ये सारा आपको बैकएंड के अंदर पढ़ना पड़ेगा ये सब टॉपिक, फिर आप एक अच्छा बैकएंड कोडर बन पाओगे। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने एग्जाम्पल थे, सारे मैंने आपको शो कर दिया। तो अब आपका क्या काम बनता है, तो बेसिकली आपको इस कोड को थोड़ा सा रिव्यू देना होगा और उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि ये कोर्स आपको पसंद आया कि नहीं। मैं जानने के लिए बेहद इच्छुक है और अगर आपको पसंद आया तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे सकते हो और इस पूरे सीरीज़ को लाइक करके ही जाना। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक जावास्क्रिप्ट को सीख लिया तो आप लगभग से सब कुछ सीख चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या करते हो, तो बेसिकली आपके पास 3 रास्ते हैं जो कि आप चुन सकते हो। पहला, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ, दूसरा एक बैक एंड डेवलपर बन जाओ, और एक तीसरा है कि फुल स्टैक, जिसको दोनों आता है, फ्रंट एंड भी आता है और बैक एंड आता है, उसको बोलते हैं फुल स्टैक। तीनों में से आप कोई भी रोल के लिए यहाँ पे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो मैं रिएक्ट का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ये कोर्स अब जावास्क्रिप्ट का ख़त्म हो गया ना, तो अब मैं यहाँ पे रिएक्ट का पूरा कोर्स यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ और रिएक्ट के अंदर मुझे काफ़ी मज़ा आता है वीडियोस बनाने के लिए। तो जो रिएक्ट का जो कोर्स होगा ना वो काफ़ी टॉप नॉच होने वाला और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे
फिग्मा के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, यानी डिज़ाइन रहेगा, और उसको हम लोग बनाते बनाते पूरा यहाँ पे रिएक्ट को सीखने वाले। और जितना लेटेस्ट फ्रेमवर्क आया, जैसे वीट आया, नेक्स्ट.जेएस आया, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग फुल स्टैक जर्नी में जैसे हम लोग बैकएंड का कोड भी लिखना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस के ज़रिए पूरा बैकएंड कोड लिख सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड को फिनिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिएक्ट खत्म करेंगे, उसके बाद आपका टाइपस्क्रिप्ट खत्म करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, तो ये 3 खत्म करने के बाद फिर हम लोग बैकएंड पे यहाँ पे स्विच करेंगे और फुल स्टैक मॉडर्न डेवलपर आप लोग बन पाओगे। ठीक है, तो ये कोर्स यहीं तक था और होप से आपको ये पूरा कोर्स पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।